वेलकम टू वीकेजी फ्यूजन और मैं हूं वीरेंद्र कुमार गुप्ता। कक्षा 12 का चैप्टर 4 जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बल गतिकी जिसको कहा जाता है, उस पार्ट को आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बल गतिकी। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि इस आज के वीडियो को पढ़ने पर हमारे को किन किन टॉपिक की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। तो देखिए, सबसे पहले रासायनिक बल गतिकी या जो केमिकल काइनेटिक्स है, इसकी परिभाषा की वास्तविक जानकारी हमारे को मिल पाएगी कि इसकी एग्जैक्ट परिभाषा क्या है। दूसरी बात, रासायनिक बल गतिकी जो शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, यह जानकारी हम लेंगे। और तीव्र, मंद तथा अतिमंद जो 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, इन रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। इन रासायनिक अभिक्रियाओं की परिभाषा पढ़ेंगे, इन रासायनिक अभिक्रियाओं की जो प्रमुख विशेषताएं हैं और इनके कुछ प्रमुख उदाहरणों की जानकारी हम आज इस टॉपिक में लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज का जो हमारा टॉपिक है उसके परिचय की बात करते हैं। रसायन विज्ञान के बहुत सारे शाखाएं हैं और हर शाखाओं का अपना अपना महत्व होता है। जैसे हम बात करें कि जो विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं की शाखाएं हैं, उन शाखाओं का रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या महत्व होता है। जैसे सबसे पहले बात करें हम ऊष्मागतिकी की। ऊष्मागतिकी के द्वारा हम रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाली संभावनाओं को ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, उनकी संभावनाओं को हम ऊष्मागतिकी के द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा डेल जी, जिसको गिब्स ऊर्जा भी कहा जाता है। यदि डेल जी का मान नेगेटिव आता है तो इसका मतलब वह स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया होती है, यानी वह अपने आप अभिक्रिया संपन्न होती है। और यदि डेल जी का मान पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब वह अस्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया होती है। और इसी प्रकार से यदि डेल जी का मान 0 आता है तो वह अभिक्रिया साम्य अवस्था में होती है। तो इन सभी बातों की जानकारी हमारे को ऊष्मागतिकी से प्राप्त होती है। इसी प्रकार से रासायनिक साम्य रासायनिक विज्ञान की शाखा है। इसके द्वारा हम कोई अभिक्रिया किस सीमा तक संपन्न हो सकती है, यानी वह अभिक्रिया किस सीमा तक हो सकती है, उसके बारे में जानकारी हमारे को रासायनिक साम्य वाले पार्ट से लगती है कि कब इसमें साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। तीसरी है रासायनिक अभिक्रिया में साम्य अवस्था तक पहुंचने में लगने वाला समय, जिसको हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की गति के बारे में हमारे को जानकारी प्राप्त होती है रासायनिक बल गतिकी से, अर्थात केमिकल काइनेटिक्स से, जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके परिचय में हम आगे बात करें। सबसे पहले रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग, उसके वेग को प्रभावित करने वाले कारक और साथ ही साथ अभिक्रिया की क्रियाविधि, इन तीनों बातों की जानकारी यदि रसायन विज्ञान की जिस शाखा में होती है, उसी शाखा को रासायनिक बल गतिकी या केमिकल काइनेटिक्स नाम दिया गया है। तो 3 बातों का आपको इसमें ध्यान रखना है। एक तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग की जानकारी प्राप्त होती है, उसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में भी हमारे को रसायन विज्ञान की इस शाखा में जानकारी प्राप्त होती है। तो रासायनिक बल गतिकी, जो हमारे चैप्टर का नाम है, केमिकल काइनेटिक्स भी इसको कहा जाता है। लेकिन यह है कि काइनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के काइनेसिस से हुई है, और काइनेसिस शब्द का अर्थ होता है गति, और इस प्रकार इस गति से यानी काइनेसिस से काइनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति यहाँ पर होती है। हमको पता है कि जो हीरा है वह भी कार्बन का अपरूप है, और जो ग्रेफाइट होता है वह भी कार्बन का ही अपरूप है। लेकिन हीरा संसार की सबसे कठोरतम वस्तुओं में से एक है, और ग्रेफाइट बहुत अधिक नर्म होता है। क्या हीरा ग्रेफाइट में बदलता है? जी बिल्कुल, हीरा ग्रेफाइट में लगातार बदलते रहते हैं, लेकिन इनके परिवर्तन की गति बहुत ही ज्यादा मंद होती है। इतनी मंद होती है कि इस प्रकार के होने वाले परिवर्तनों का हमें पता भी नहीं चल पाता है। इसीलिए हीरा ग्रेफाइट में तो बदलता है, लेकिन हजारों लाखों सालों में जाकर वो ग्रेफाइट में परिवर्तित होगा। इसीलिए कहा जाता है कि हीरा है सदा के लिए, अर्थात हीरे में बहुत जल्दी परिवर्तन नहीं होते हैं, यह खराब नहीं होता है, और हजारों सालों में जाकर के फिर ये ग्रेफाइट में परिवर्तित होता है। आगे हम बात करते हैं कि वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। और वो भी किसके आधार पर बच्चों? वेग के आधार पर। तो देखिए, वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को हम मुख्यतः 3 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें सबसे पहली है तात्कालिक
अभिक्रियाएं या इनको आयनिक अभिक्रियाएं भी कहते हैं, या इनको तीव्र अभिक्रियाएं भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत तेज गति से ये संपन्न होती है। तो जो भी तात्कालिक या आयनिक अभिक्रियाएं होती है ये अत्यंत तीव्र गति से संपन्न होती है, इसीलिए हम सामान्य विधियों के द्वारा इनको माप ही नहीं सकते हैं, या इन अभिक्रियाओं की स्पीड क्या है, उनका वेग क्या है, उनको हम सामान्यतया माप नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत तेज गति से संपन्न होती है। ये सामान्यतया आयनिक प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, यानी इसमें आयन होते हैं, और आयनिक प्रकार की अभिक्रियाएं आपको पता है बहुत तीव्र गति से संपन्न होती है, पलक झपकते ही संपन्न हो जाती है। जैसे हम इसके कुछ उदाहरण देखें, सिल्वर नाइट्रेट में यदि सोडियम क्लोराइड को मिलाते हैं तो हमारे को सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। जैसे हम देखें, सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3, ये सिल्वर नाइट्रेट है, और इसमें हम सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl को मिलाते हैं तो इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। Ag+ आयन होता है, NO3- आयन होता है, Na+ है और Cl- है। विपरीत आयन एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। Ag आयन दूसरे के Cl की तरफ आकर्षित होता है और AgCl का अवक्षेप यहाँ पर प्राप्त होता है, जबकि NaNO3 के साथ मिलकर के सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करता है। तो ये जो AgCl बनता है ये पलक झपकते ही बनता है, 1 सेकंड के भी हजारवें लाखवें हिस्से में ये अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, इसीलिए ये अत्यंत तीव्र गति की होती है। दूसरी प्रकार की अभिक्रियाएं होती है अति मंद अभिक्रियाएं। अति मंद अभिक्रियाएं नाम से पता चल रहा है बहुत ही धीरे होती है, इनको होने में बहुत अधिक समय लगता है, कई दिन से लेकर के कई वर्ष तक भी इस अभिक्रिया में लग सकते हैं। ये सामान्यतः आणविक प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। हमने देखा था तीव्र अभिक्रियाएं आयनिक प्रकार की होती है, जबकि अतिमंद अभिक्रियाएं आणविक प्रकार की होती है, अर्थात सहसंयोजी बंध होते हैं। तो सहसंयोजी बंध टूटते हैं और फिर नए बंधों का निर्माण होता है, जिसमें बहुत अधिक समय लग जाता है। कुछ अभिक्रियाओं के उदाहरण हम देखें, जिनमें है जंग लगना। लोहे पर आपने देखा होगा जंग ये नहीं आज लोहा लाए और 2 मिनट में ही जंग लग गई। जंग लगने में बहुत सारा समय लग जाता है, ये डिपेंड करता है परिस्थितियों पर। इसके अलावा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर के और जल का निर्माण करते हैं, लेकिन ये जल के निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही धीरे होती है। अति मंद प्रकार की अभिक्रिया यहाँ पर होती है। तीसरी प्रकार की अभिक्रिया है मंद अभिक्रियाएं। मंद अभिक्रियाएं अधिकतर कुछ मिनटों से लेकर के कुछ घंटों में ही संपन्न हो जाती है, इसीलिए इनको मंद अभिक्रियाएं कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण हम देखें, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है H2O2। H2O2 विघटित होता है H2O और ऑक्सीजन गैस ये मुक्त करता है। ये मंद प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। इसी प्रकार से एस्ट्रीकरण भी एक मंद प्रकार की अभिक्रिया होती है। यदि समय के हिसाब से हम देखें तो 60 सेकंड से कम समय में जो अभिक्रियाएं होती है उनको नाम दे दिया गया है तीव्र अभिक्रियाएं। 60 सेकंड से ज्यादा या कुछ घंटों तक होती है तो वो कहलाती है मंद अभिक्रियाएं, और यदि कुछ घंटों से भी फिर दिन या सालों में हम चले जाएं तो फिर उन अभिक्रियाओं को नाम दे दिया गया है अति मंद अभिक्रियाएं। तो 3 प्रकार की अभिक्रियाएं यहाँ पर संपन्न होती है। तो इस तरह से आज का टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक पसंद आए होंगे। आप इनको अच्छी तरह से पढ़िए, बार बार इनकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको सब कुछ अच्छे से समझने में आ जाएगा। और इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू।